आज अपन शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के अगस्त 2020 के अंक का राष्ट्रीय परिदृश्य पर अपन डिस्कस करते हैं। और तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो पहला ही पॉइंट है अपना, रीवा की मेगा सौर ऊर्जा परियोजना देश को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट की अत्याधुनिक सौर ऊर्जा परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है। तो आपको देखना है नाम क्या है, नाम है मेगा सौर ऊर्जा परियोजना। कहाँ की है? मध्य प्रदेश के रीवा में। कब की है? 10 जुलाई 2020 को। किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल यशोदाबेन, जो मध्य प्रदेश की कार्यवाहक राज्यपाल भी है, उपस्थित थी। यह प्लांट मध्य प्रदेश की रीवा जिले के गुड तहसील में स्थित है। इस सोलर प्लांट में उत्पन्न बिजली न केवल मध्य प्रदेश के लोगों और वहाँ के उद्योगों को मिलेगी, बल्कि दिल्ली मेट्रो को भी इसकी बिजली का लाभ मिलेगा। इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है देख लेते हैं। 1590 एकड़ भूमि पर स्थापित रीवा सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट में 250 मेगावाट के 3 सोलर जनरेटिंग यूनिट है। सोलर पार्क को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ने तैयार किया है। यह कंपनी मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और सेंट्रल PSU सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का संयुक्त उद्यम है। पर्यावरण की दृष्टि से यह योजना प्रतिवर्ष 15.7 लाख कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोकेगी, जो 2.60 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये रीवा मेगा सोलर पावर लिमिटेड है, पावर प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के जरिए सालाना 15.7 लाख टन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये किसके बराबर है? 2.60 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर में है। केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए RUMSL को 138 करोड़ की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। यह पहला प्रोजेक्ट है जो राज्य के बाहर इंस्टीट्यूशनल कस्टमर सोलर एनर्जी की सप्लाई करेगा। इस सोलर पार्क से उत्पन्न बिजली का 24% दिल्ली मेट्रो को और 76% मध्य प्रदेश की पावर मैनेजमेंट कंपनी को मिलेगा। नेक्स्ट है एंटीटैक मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण। भारतीय सेना ने एंटीटैक मिसाइल ध्रुवास्त्र का ओडिशा के बालासोर तट में सफल परीक्षण 15-16 जुलाई को किया है। ध्रुवास्त्र सेना के बेड़े में शामिल नाग मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है। स्वदेश निर्मित मिसाइल ध्रुवास्त्र की मारक क्षमता 7 किलोमीटर तक है। यह किसी भी टैंक को समाप्त कर सकती है। तो ये एक मिसाइल है, ध्रुवास्त्र है, वो एक मिसाइल है जो नाग मिसाइल का अपग्रेडेड सिस्टम ही है, और इसकी मारक क्षमता है 7 किलोमीटर। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अनुसार ध्रुवास्त्र एक तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है। ये दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली है, जिसे अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर पर स्थापित किया जा सकता है। एक बार दागो और भूल जाओ, ये कौन सी है? ये ध्रुवास्त्र है। और ये किस श्रेणी की मिसाइल है? ये नाग श्रेणी की मिसाइल है, ये आपको याद रखना है। नौसेना के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत कर ली है। तो दक्षिणी नौसेना कमान किसने की है? दक्षिणी नौसेना कमान के वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला ने 22 जुलाई 2020 को वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय नौसेना अकादमी एजिमाला में 3 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत की है। यह वर्ष 2020 तक यह 2020 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करने से संबंधित भारत सरकार के नेशनल सोलर मिशन के तहत ये लगाया जाएगा। यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर संयंत्र है। किसका? नौसेना का सबसे बड़ा सौर संयंत्र है, तथा इसका अनुमानित जीवन काल 25 वर्ष है। इस संयंत्र के सभी उपकरणों की आपूर्ति स्थानीय स्तर पर की गई है, जिसमें नवीनतम तकनीकी पर आधारित 9180 अत्याधुनिक कुशल मोनोक्रिस्टलाइन सौर पैनल भी लगे हुए हैं। इस सौर परियोजना को केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास लिमिटेड KELTRON द्वारा निष्पादित किया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा में नई आर्थिक गलियारा परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं MSME मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा में नए आर्थिक गलियारे के तहत लगभग 20,000 करोड़ की लागत की विभिन्न राजमार्ग परियोजनाओं का वेबकास्ट के माध्यम से 14 जुलाई 2020 को शुभारंभ और शिलान्यास किया। नितिन गडकरी द्वारा शुरू
नितिन गडकरी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं में NH 334B के रोहाना हसनगढ़ के से झज्जर खंड तक 35.45 किलोमीटर लंबे 4 लेन मार्ग जिसकी लागत है 1183 करोड़, NH 71 के पंजाब हरियाणा सीमा से जिंद खंड तक 76 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को 4 लेन किया जाना प्रस्तावित है, इसकी लागत 857 करोड़ है। NH 709 पर पेव्ड शोल्डर्स के साथ 85.36 किलोमीटर के 2 लेन जिंद करनाल मार्ग का निर्माण, इसकी लागत है 200 करोड़ शामिल है। यानी तो इसमें 3 मुख्य सड़क मार्ग शामिल है, एक 334B, दूसरा है अपना NH 71 और तीसरा है NH 709। ये हरियाणा के हैं जो अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने इनका शिलान्यास किया है। इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के पूर्ण होने पर बड़े शहरों में भीड़ भाड़ कम होगी और यात्रा में लगने वाला समय में कमी आएगी। उल्लेखनीय है कि हरियाणा में 4 बड़े गलियारे विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें 2 ब्राउनफील्ड परियोजनाएं हैं, जिंद गोहाना सोनीपत, दूसरी यूपी हरियाणा सीमा रोहाना झज्जर, जबकि अन्य 2 ग्रीनफील्ड परियोजनाएं हैं। 2 कैसी है? ब्राउनफील्ड और 2 है ग्रीनफील्ड। अंबाला कोटपुतली गुरुग्राम रेवाड़ा नारनौल राजस्थान सीमा, ये दोनों ग्रीनफील्ड है। मुख्य बिंदु इसके क्या है? वर्ष 2014 में हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 2050 किलोमीटर थी, जो वर्तमान बढ़कर 3237 किलोमीटर हो गई है। हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग की सघनता प्रति 1000 किलोमीटर में 75 किलोमीटर है, जो कि देश के बड़े राज्यों में सर्वाधिक है। नेक्स्ट, वित्त मंत्रालय ने राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15,187 करोड़ जारी किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने में मदद करने के उद्देश्य से केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर 28 राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में 15,187.50 करोड़ 15 जुलाई 2020 को जारी किए हैं। तो ये क्या है? ये 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर कितने करोड़ आवंटित किए हैं? 15,187.50 करोड़ स्थानीय निकायों को आवंटित कर दिए हैं केंद्र सरकार ने। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी यह वित्त वर्ष 2021 के लिए ग्रामीण स्थानीय निकाय बद्ध अनुदान की पहली किस्त है। वस्तुतः 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021 की अवधि के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों के अनुदान का कुल आकार 60,750 करोड़ तय किया था, जो वित्त आयोग द्वारा किसी एक वर्ष में किया गया सर्वाधिक आवंटन है। ये राज्य सरकारें उपयुक्त प्राप्त अनुदान की राशि का वितरण निम्न अनुसार करेगी, यानी ग्राम पंचायतों के लिए 70 से 85 है, ब्लॉक स्तर के लिए 10 से 25% है और डिस्ट्रिक्ट जिला स्तर के लिए है 5 से 15%। और जहाँ 2 स्तरीय व्यवस्थाएं हैं वहाँ हैं ग्राम पंचायतों के लिए 70 से 85% और जिला पंचायतों के लिए 15 से 30%। नेक्स्ट, वित्त आयोग द्वारा 28 राज्यों में पंचायती राज के सभी स्तरों के लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची क्षेत्रों के पारस्परिक निकायों सहित 2 भागों में ये अनुदान आवंटित किया गया है। उसमें एक है बेसिक अनुदान, दूसरा है बद्ध अनुदान। सिफारिशें की गई थी, 50% बेसिक है और 50% ही बद्ध अनुदान दिया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सशस्त्र बलों को 300 करोड़ तक की तत्कालिक सैन्य खरीद की मंजूरी दे दी है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने देश के सशस्त्र बलों को 300 करोड़ तक तत्कालिक सैन्य सामग्री की खरीद से जुड़े मामलों का आगे बढ़ाने के लिए अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं कि ये रक्षा मंत्रालय खुद 300 करोड़ रुपए तक की सामग्री ऑन स्पॉट खरीदने के लिए तैयार है और ये 300 करोड़ रुपए तक की सैन्य सामग्री है वो खरीद सकता है जरूरत के अकॉर्डिंग। उक्त निर्णय सशस्त्र बलों को उनकी आपातकालीन परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल 15 जुलाई 2020 को आयोजित बैठक में ये निर्णय लिया गया 300 करोड़ रुपए तक की सामग्री खरीदने का। नेक्स्ट है, सैन्य कर्मियों को सेवा में 10 वर्ष से कम की अर्हता के लिए इनवैलिडेशन पेंशन की अनुमति, यानी केंद्र सरकार ने सैन्य कर्मियों को सेवा में 10 वर्ष से कम की अर्हता के लिए इनवैलिड पेंशन की अनुमति देने का निर्णय 15 जुलाई 2020 को किया। इस निर्णय का लाभ उन सशस्त्र कर्मियों को मिलेगा जो 4 जनवरी 2019 को या इसके बाद सेवा में थे। इससे पूर्व सेवा में इनवैलिड पेंशन की अर्हता के लिए न्यूनतम अवधि 10 वर्ष या इससे अधिक की थी। 10 वर्ष से कम की अर्हता सेवा के लिए इनवैलिड ग्रेच्युटी स्वीकार्य थी, लेकिन अब ये 10 वर्ष से कम सेवा में भी रिटायरमेंट होते हैं तो उनको पेंशन मिलेगी। विशेष में क्या है, सशस्त्र बल कर्मियों को इनवैलिड पेंशन तब दी जाती है जब वे विकलांगता के कारण सेवा से बाहर हो गए हों
या तथा जिन्हें सैन्य सेवा द्वारा ना तो उत्तरदायी ठहराने और ना ही गंभीरता को बढ़ाने वाले के रूप में स्वीकार्य हो, अब उनको भी पेंशन मिलेगी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत अमेरिका में कच्चे तेल का भंडार करेगा। कच्चे तेल की कीमतों में परिवर्तनशीलता और आपूर्ति में आने वाली मुश्किलों से बचने के लिए भारत ने विदेश में आपातकालीन तेल भंडार बनाने का निर्णय लिया है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इमरजेंसी क्रूड ऑयल रिजर्व पर सहयोग के लिए भारत ने अमेरिका के साथ 17 जुलाई 2020 को प्राथमिक समझौता किया है, प्राइमरी एग्रीमेंट किया है। किसके साथ किया है? वो क्या है? अमेरिका के साथ। कब किया है? 17 जुलाई 2020 को। किसके लिए किया है? क्रूड ऑयल को रिजर्व करने के लिए। इस ऑयल रिजर्व की क्षमता के बारे में अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। भारत के भीतर 3 तेल रिजर्व विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मंगलौर कर्नाटक और पांडुर कर्नाटक में 3 जगह तेल रिजर्व किया गया है। केंद्र सरकार ने चंदीखोल ओडिशा और पांडुर कर्नाटक में 2 और फैसिलिटी बनाने की घोषणा की है। इनके बनने के बाद भारत के पास 22 दिनों का क्रूड ऑयल रिजर्व होगा, जबकि वर्तमान में 9 से 10 दिन का ही तेल भंडार भारत के पास रिजर्व है। नेक्स्ट है डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिशा निर्देश 14 जुलाई 2020 को जारी किए गए। प्रज्ञाता दिशा निर्देश विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से विकसित किए गए हैं जो कोविड-19 महामारी के कारण घर पर ही डिजिटल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ प्रज्ञाता की फुल फॉर्म दे रखी है। प्रज्ञाता का मतलब पी यानी प्लान का मतलब होता है योजना, आर मतलब रिव्यू मतलब समीक्षा, ए मतलब अरेंज व्यवस्था, जी यानी गाइड का मतलब होता है मार्गदर्शन, वाई का यहाँ याक टॉक बातचीत से दे रखा है। ए मतलब का असाइन का मतलब वर्क काम जो घर बैठ के काम करते हैं। टी यानी ट्रैक और एप्रिशिएट यानी सराहना को शामिल किया गया है। इस प्रकार प्रज्ञाता दिशा निर्देशों में ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा के 8 चरण हैं। कितने चरण हैं? 8 चरण है। इंपॉर्टेंट है। प्रज्ञाता में कितने चरण? 8 चरण। 8 चरणों के नाम पूछ सकते हैं। योजना, समीक्षा, व्यवस्था, मार्गदर्शन, बातचीत, असाइन, ट्रैक, सराहना को शामिल किया गया है। ये 8 चरण चरणबद्ध तरीके से डिजिटल शिक्षा की योजना और क्रियान्वयन का मार्गदर्शन करते हैं। उक्त दिशा निर्देशों में विद्यालय प्रशासकों, शिक्षकों, अभिभावकों व छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में सुझाव भी प्रदान किए गए हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नवत है। मूल्यांकन की आवश्यकता, ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा की योजना बनाते समय कक्षा के अनुसार सत्र की अवधि, स्क्रीन समय, समावेशिता, संतुलित ऑनलाइन और ऑफलाइन गतिविधियों आदि से सरोकार। अब इनके लिए कुछ समय निर्धारित किए गए हैं। स्क्रीन समय तो प्राइमरी के लिए 30 मिनट, कक्षा 1 से 8 तक के लिए 30 से 45 मिनट का टाइम रखा गया है। उसके लिए 2 सत्र बनाए गए हैं और प्राइमरी के लिए सत्र एक ही है। कक्षा 9 से 12 के लिए 30 से 45 मिनट के 4 सत्र बनाए गए हैं। प्रज्ञाता दिशा निर्देश घर पर बच्चों के लिए साइबर सुरक्षा उपायों के साथ शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकताओं को समझने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने नॉर्वे के लिए इलेक्ट्रिक जहाजों के निर्माण हेतु अनुबंध किया है। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची ने नॉर्वे के ASKO मैरीटाइम AS के लिए 2 जहाज़ों के निर्माण आपूर्ति के अनुबंध पर जुलाई 2020 में हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस अनुबंध में नॉर्वे के ASKO मैरीटाइम AS के लिए विश्व के पहले पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक जहाज के निर्माण के साथ ही 2 अन्य इलेक्ट्रॉनिक जहाज़ों के निर्माण का भी विकल्प है। अनुबंध के तहत 67 मीटर लंबे जहाज़ों की शुरुआत में एक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक परिवहन नौका के रूप में आपूर्ति की जाएगी, जो 1846 किलोवाट प्रति घंटा क्षमता की बैटरी से संचालित किए जाएंगे। इस परियोजना से कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को विश्व में एक ऐसे प्रीमियर शिप बिल्डिंग यार्ड के रूप में पहचान मिलेगी जिसके पास उच्च तकनीकी वाले पोत निर्माण की क्षमता है, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक पोत निर्माण की क्षमता है। किसके पास? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के पास। विशेष उक्त विद्युत पोत परियोजना नॉर्वे की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसे नॉर्वे सरकार द्वारा आंशिक वित्त पोषण प्राप्त है। इसका उद्देश्य ओस्लो में माल ढुलाई के लिए उत्सर्जन मुक्त परिवहन की व्यवस्था करना है, जिससे कम से कम पर्यावरण प्रदूषण हो और जलीय प्रदूषण भी कम से कम हो। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक पोत की आवश्यकता है और वो ये नॉर्वे और कोचिन शिपयार्ड मिलकर बनाएगा। नेक्स्ट, राम मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास की तारीख तय। राम मंदिर के निर्माण के कार्य संबंध में
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक 18 जुलाई 2020 को संपन्न हुई, जिसमें राम मंदिर निर्माण के लिए कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास की तारीख तय की गई, जिसके लिए ट्रस्ट ने 3 अगस्त और 5 अगस्त की तारीखें तय की। ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूमि पूजन के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लिया, इसलिए ट्रस्ट ने इससे संबंधित प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा है। प्रधानमंत्री कार्यालय से पुष्टि होने पर अंतिम तिथि की घोषणा की जाएगी। भूमि पूजन की तिथि सुनिश्चित करने के साथ ही ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर के नक्शे में बदलाव का भी फैसला किया गया। ट्रस्ट की बैठक में राम मंदिर के नक्शे में निम्न परिवर्तनों पर सहमति बनी है। पहला परिवर्तन है, पहले गर्भ के मुख्य शिखर के अलावा गुंबदनुमा आकार के 3 मंडप थे, अब इनकी संख्या 5 हो जाएगी। VHP के मंडल के मुताबिक पहले ऊंचाई 138 फीट थी, अब वो 161 फीट कर दी जाएगी। 138 फीट की जगह कितनी कर दी जाएगी? 161 फीट, और इसकी लंबाई 268 फीट और चौड़ाई 140 फुट ही रहेगी। अब लंबाई लगभग उतनी रहेगी, लेकिन ऊंचाई 161 फुट की जाएगी, चौड़ाई गर्भगृह के पास कुछ बढ़ जाएगी, बाकी इतनी ही रहेगी। यानी 138 फुट ऊंचाई की जगह 161 फुट किया जाएगा। पहले के मॉडल में लेआउट आयताकार था, जिसको आर्किटेक्ट के अनुसार कुर्सी फॉर्म के आकार का किया जाएगा। नेक्स्ट, है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए 44 लाख की परियोजनाएं लॉन्च की है। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए 44 लाख की परियोजनाएं जुलाई 2020 में लॉन्च की गई। नाबार्ड द्वारा लॉन्च की गई इन परियोजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को मजबूत करना है। नाबार्ड की इन परियोजनाओं में स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी SHG के गठन और विकास को सम्मिलित किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें क्या है? परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG से जुड़ी महिलाओं को मशरूम खेती और बांस हस्तशिल्प के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। बैंक द्वारा लगभग 385 ग्राम स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा 10 लाख रुपए की सहायता से नवगठित SHG के लीडर्स को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। टूर एंड ट्रेवल्स एजेंटों के लिए स्वराज द्वीप में 4 माह की अवधि का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी सूची में शामिल है। मध्य अंडमान के माया बंदर में SHG के 150 सदस्यों के लिए 1 वर्षीय सूक्ष्म उद्यमिता विकास कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में सामरिक दृष्टि से 6 पुलों का उद्घाटन किया गया है। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के निकट स्थित संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 प्रमुख पुलों को 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया है। उनमें 6 पुल कौन कौन से हैं? पहले है तारना शाह फर्स्ट, सेकंड तारना सेकंड, तीसरा है पलवान पुल, चौथा है घोड़वाला पुल, पांचवा पहाड़ी वाला पुल और छठा है पनियाली पुल। ये 6 पुल हैं जिनकी अभी 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किए हैं। राष्ट्र को समर्पित इन 6 पुलों में से 4 पुल जम्मू जिले के अखनूर पल्लनवाला मार्ग पर है और 2 पुल कठुआ जिले में तारनाह शाह नाला पर स्थित है। तारनाह शाह पर तो 2 तारनाह फर्स्ट और तारनाह सेकंड है, और जो बाकी वाले पलवान, घोड़ावाला, पहाड़ी वाला और पनियाला ये हैं, ये सब कहाँ पर हैं? ये जम्मू जिले में अखनूर और पल्लनवाला पे स्थित है। उपयुक्त 6 पुलों का निर्माण 43 करोड़ व्यय सीमा सड़क संगठन द्वारा प्रोजेक्ट संपर्क के तहत किया गया, यानी BRO द्वारा इनका प्रोजेक्ट संपर्क के तहत इनका निर्माण किया गया 6 पुलों का। महत्वपूर्ण तथ्य, सीमा सड़क संगठन यानी BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 मई 1960 को की गई। BRO देश के सीमा क्षेत्र के अतिरिक्त अपने मित्र पड़ोसी राष्ट्र यथा अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका में भी अधोसंरचना निर्माण कार्य में संलग्न है। BRO महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह वर्तमान में हैं। नेक्स्ट, बोइंग ने भारत को 37 हेलीकॉप्टर की आपूर्ति पूरी कर दी है। अमेरिका एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में 37 सैन्य हेलीकॉप्टर की आपूर्ति जून 2020 में पूरी कर ली है। बोइंग द्वारा 10 जुलाई 2020 को दी जानकारी के अनुसार 22 बोइंग AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर और 15 चिनूक सैन्य हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति भारतीय वायुसेना को कर दी है। केंद्र सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए उपयुक्त हेलीकॉप्टर्स की खरीद हेतु
बोइंग कंपनी के साथ सितंबर 2015 में समझौता किया था और इन्होंने जून 2020 तक पूरी 37 सैन्य हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति कर दी। उल्लेखनीय है कि AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर विश्व का सबसे उन्नत बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जबकि चिनूक एक बहुउद्देशीय वर्टिकल लिफ्ट हेलीकॉप्टर है जिसका उपयोग मुख्य रूप से सैनिक, तोप, उपकरण, ईंधन के परिवहन के लिए किया जाता है। अमेरिका ने भारत को जून 2016 में एक प्रमुख रक्षा साझेदार का दर्जा दिया था, जिसके तहत अमेरिका भारत को उन्नत तकनीकी वाले रक्षा उपकरणों का विक्रय कर सकता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के विस्तार को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 से आर्थिक स्तर पर मुकाबला करने के एक भाग के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKAY को और 5 माह जुलाई से नवंबर 2020 तक विस्तार देने को 8 जुलाई 2020 को मंजूरी दे दी है। उक्त योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के सभी लाभार्थी परिवारों को जुलाई से नवंबर 2020 के दौरान प्रति माह 1 किलो चने के निःशुल्क वितरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 9.7 लाख मैट्रिक टन चना वितरित करने का प्रस्ताव है, जिसका अनुमानित व्यय 6,849.24 करोड़ है। 2015-16 में स्थापित बफर स्टॉक से पैकेज के लिए दालों का वितरण भी किया जाएगा। योजना के तहत लगभग 19.4 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा। इस विस्तारित PMGKAY का संपूर्ण व्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को नवंबर 2020 के अंत तक विस्तार देने की घोषणा जून 2020 में ही कर दी थी। नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र की 3 बीमा कंपनियों के लिए पूंजी उपलब्ध कराने को कैबिनेट की मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 सामान्य बीमा कंपनियां ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी OICL, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड UIICL की मदद के लिए कुल 12,450 करोड़ वर्ष 2019-20 में दिए गए 2,500 करोड़ सहित देने की मंजूरी जुलाई 2020 में दे दी है। उपयुक्त स्वीकृति राशि में से उपयुक्त स्वीकृत राशि में से 3,475 करोड़ की राशि तत्काल जारी की जानी है, जबकि शेष 6,475 करोड़ बाद में जारी किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस पूंजी की उपलब्धता को प्रभावी करने के लिए NICL को 7,500 करोड़ तक, जबकि UIICL तथा OICL को 5,000 करोड़ तक अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि को भी स्वीकृत की है। प्रभाव, इस पूंजी प्रवाह से सार्वजनिक क्षेत्र की उपयुक्त तीनों सामान्य बीमा कंपनियों को अपनी वित्तीय और ऋण चुकाने की क्षमता में सुधार, अर्थव्यवस्था की बीमा आवश्यकता को पूरा करने, बदलावों को अपनाने, संसाधन जुटाने की क्षमता बढ़ाना और जोखिम प्रबंधन में सुधार करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, शहरी प्रवासी गरीबों हेतु कम किराए वाले आवासीय परिसरों के विकास को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYU के अंतर्गत एक उप योजना के रूप में शहरी प्रवासियों और गरीबों के लिए कम किराए वाले आवासीय परिसरों के विकास के लिए 8 जुलाई 2020 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। वह उपयुक्त स्वीकृत उप योजना पर तकनीकी नवाचार अनुदान के रूप में 600 करोड़ की धनराशि का व्यय अनुमानित है, जो निर्माण के लिए चिन्हित नवाचार तकनीकी का उपयोग करने वाली परियोजनाओं के लिए जारी किया जाएगा। लाभार्थी ARHC के अंतर्गत प्रारंभिक तौर पर लगभग 3 लाख अभ्यर्थियों को कवर किया जाएगा। इसके तहत विनिर्माण उद्योग, आतिथ्य सेवा, स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं, विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कार्यबल, विद्यार्थी आदि लक्षित लाभार्थी होंगे जो ग्रामीण या छोटे शहरों से बेहतर अवसर की तलाश में सिटी में आए हैं। इसके लिए विशेष ARHC से शहरी क्षेत्रों में कार्यस्थल के समीप सस्ते किराए वाले आवासों की उपलब्धता के अनुकूल एक नया इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। शहरी प्रवासियों गरीबों के लिए कम किराए वाले आवासीय परिसरों यानी ARHC की योजना आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत एक उप योजना के रूप में शुरू की गई। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछ सकते हैं कौन सी सही नहीं है। तो ये ARHC की जो उप योजना है वो एक उप योजना के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना की उप योजना है। आत्मनिर्भर भारत
के विजन को पूरा करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 14 मई 2020 को की गई। नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू। ये नया अधिनियम आ गया है, इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ग्राहकों को पहले से और भी मजबूत बनाने और ज्यादा अधिकार देने के लिए 34 साल बाद नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाई है। केंद्र सरकार ने इस बारे में एक नोटिफिकेशन 14 जुलाई 2020 को जारी किया तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 20 जुलाई 2020 से लागू हो गया है। तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब से लागू है? 20 जुलाई 2020 से शुरू हो गया, यानी 20/7/20। नए कानून में ग्राहकों को पहली बार नए अधिकार मिले हैं। उपभोक्ता अब किसी भी उपभोक्ता न्यायालय में मामला दर्ज करा सकेगा। पहले के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इस अधिनियम में उपभोक्ता के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उनकी रक्षा के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA की स्थापना करना शामिल है। CCPA को उपभोक्ता अधिकारों और संस्थानों की शिकायतों, अभियोजन के उल्लंघन की जांच करने, असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेने का आदेश देने, अनुचित व्यापार चलनों और भ्रामक विज्ञापनों को रोकने का आदेश देने, निर्माताओं, समर्थनकर्ताओं, भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशकों पर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। यह नया अधिनियम उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगा और इसके विभिन्न अधिसूचित नियमों व उपभोक्ता संरक्षण परिषदों, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मध्यस्थता, उत्पाद दायित्व तथा मिलावटी नकली सामान वाले उत्पादों के निर्माण या बिक्री के लिए सजा जैसे प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा। इसके साथ ही अधिनियम के तहत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के अनुचित व्यापार चलन को रोकने के लिए नियम भी शामिल किए जाएंगे। अधिनियम के तहत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को 48 घंटों के भीतर उपभोक्ता को शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी होगी। शिकायत प्राप्ति की तारीख से 1 महीने के भीतर उसका निपटारा भी करना होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2048 में भारत होगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। लैसेट यानी द लैंसेट जर्नल एक पत्रिका है द्वारा हाल ही में प्रस्तुत एक विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2048 में भारत की जनसंख्या 1.6 बिलियन होगी। इसके साथ ही भारत जनसंख्या के मामले में विश्व के शीर्ष पर होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अनुमान कौन लगा रहा है? ये लेसेंट एक पत्रिका है, उसने अपनी खबर प्रकाशित की है कि वर्ष 2048 तक भारत की जनसंख्या 1.6 बिलियन हो जाएगी, जिसके साथ ही भारत दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा जनसंख्या के मामले में। वस्तुतः लेंसेट जनरल द्वारा 195 देशों एवं क्षेत्रों के लिए वर्ष 2017 से फर्टिलिटी, मोरिलिटी, माइग्रेशन एंड पॉपुलेशन सिनेरियोज फॉर 195 कंट्रीज एंड टेरिटोरीज फ्रॉम 217 to 21,000 a forecasting analysis for the global यह है fertility, mortality, migration and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100 a forecasting analysis for the global बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी शीर्षक से 14 जुलाई 2020 को प्रकाशित की गई। ये रिपोर्ट कब? 14 जुलाई 2020 को प्रकाशित की गई। लेसेंट के उक्त अध्ययन के अनुसार वर्ष 2048 में भारत की जनसंख्या वर्ष 2017 की 1.38 बिलियन जनसंख्या से बढ़कर 1.6 बिलियन हो जाएगी, जिसके वर्ष 2021 में पुनः कम होकर 1.09 बिलियन हो जाने का अनुमान भी व्यक्त किया है। अध्ययन के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 2019 में घटकर 2.1 से नीचे आ गई है, जो वर्ष 2100 में 1.29 के स्तर पर होगी। भारत की कुल प्रजनन दर TRF के वर्ष 2040 तक गिरावट के साथ स्तर होने का अनुमान है। रिपोर्ट में भारत में 20 से 64 वर्ष की आयु के कामकाजी वयस्कों की संख्या में गिरावट का अनुमान लगाया गया है, जिसके वर्ष 2017 के लगभग 762 मिलियन से घटकर वर्ष 2100 में 578 मिलियन रह जाने की संभावना है। यद्यपि विश्व में सर्वाधिक कामकाजी उम्र की जनसंख्या भारत में होगी। रिपोर्ट का वैश्विक परिप्रेक्ष्य क्या है? रिपोर्ट में वैश्विक TFR के वर्ष 2100 में 1.66 होने का अनुमान लगाया है। संदर्भ परिदृश्य वैश्विक जनसंख्या के वर्ष 2064 में 9.73 बिलियन लोगों के साथ शिखर पर पहुंचने का अनुमान है, जो वर्ष 2100
में घटकर 8.79 बिलियन रह जाएगी। वर्ष 2100 में कुल 195 देशों में से 183 देशों में प्रति महिला कुल प्रजनन दर 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे जाने का अनुमान है। भारतीय रेलवे का खुद को जीरो कार्बन उत्सर्जन करने वाले जन परिवहन नेटवर्क में बदलने का लक्ष्य। भारतीय रेलवे ने खुद को 2030 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन करने वाले जन परिवहन नेटवर्क के रूप में परिवर्तित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए भारतीय रेलवे ने मिशन मोड पर निर्णायक कदम उठाए हैं। क्या क्या निर्णायक कदम उठाए हैं ये दे रखे हैं। किसके लिए? जीरो कार्बन उत्सर्जन के लिए निर्णायक मोड पर निर्णायक कदम उठाए। वो है रेल मंत्रालय बड़े पैमाने पर अपनी खाली भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा। भारतीय रेल ने MCF रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थापित 3 मेगावाट के सौर संयंत्र जैसे विभिन्न परियोजनाओं से सौर ऊर्जा क्रय करना प्रारंभ कर दिया है। नेक्स्ट है बीना पायलट प्रोजेक्ट। बीना मध्य प्रदेश में 1.7 मेगावाट की एक परियोजना स्थापित की गई जिसके जुलाई 2020 के अंत तक चालू होने की संभावना। भेल यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड द्वारा अपनी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत भारतीय रेल के साथ शुरू की गई विश्व में अपनी तरह की यह पहली परियोजना है। कौन सी? बीना परियोजना। इसमें रेलवे के ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम के सीधे फीड करने के लिए DC डायरेक्ट करंट को सिंगल फेस AC में बदलने के लिए अभिनव तकनीकी को अपनाया गया है। इसके लिए 25 लाख यूनिट ऊर्जा उत्पादन कर सकने वाले सौर ऊर्जा संयंत्र को बिना ट्रैक्शन सब स्टेशन के पास स्थापित किया जाएगा। ओखला स्थित संयंत्र के अपशिष्ट को लेकर समझौता। दिल्ली की ओखला स्थित ऊर्जा संयंत्र के लिए इंडियन ऑयल NTPC लिमिटेड और दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मध्य अपशिष्ट को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर 30 जून 2020 को हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन के तहत इंडियन ऑयल SDMC और NTPC गैसीकरण प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ओखला लैंडफिल साइट पर एक नमूना वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र विकसित करेंगे। उक्त संयंत्र प्रतिवर्ष नगरपालिका अपशिष्टों के दहनशील घटकों से उत्पन्न होने वाले 17,500 टन अपशिष्ट व्यू उत्पन्न ईंधन को संधारित करेगा जिसका उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में किया जाएगा। नेक्स्ट, नीति आयोग ने UN के उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच पर भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुत की। नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच सतत विकास 2020 पर भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा 13 जुलाई 2020 को प्रस्तुत की है। नीति आयोग द्वारा संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच पर प्रस्तुत की गई इंडिया VNR 2020, नाम क्या दे रखा है इस रिपोर्ट का? इंडिया VNR 2020 की रिपोर्ट का शीर्षक कार्रवाई का एक दशक, SDG को वैश्विक से स्थानीय स्तर पर ले जाना थी। नीति आयोग ने वर्ष 2017 में भारत का पहला VNR तैयार किया और ऊंचे मंच पर प्रस्तुत किया। वर्चुअल तरीके से आयोजित इस मंच पर HLPF में 47 सदस्यीय देशों ने 10 से 16 जुलाई के दौरान अपने VNR प्रस्तुत किए। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के तत्वाधान में HLPF की जुलाई में 8 दिनों के लिए वार्षिक बैठक होती है। उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच 17 सतत विकास लक्ष्यों में प्रगति की निरंतरता और समीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच है। HLPF में सदस्य देशों द्वारा प्रस्तुत किए गए VNR 2030 एजेंडा और SDG की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा के महत्वपूर्ण घटक है। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में तेजी से कमी आई है। भारत में वर्ष 2005-6 से वर्ष 2016-17 की अवधि में लगातार 271 मिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। वैश्विक MPI के संदर्भ में वर्ष 2005-6 से पूरे भारत में 640 मिलियन से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी में थे। यह संख्या 16-17 में घटकर 369.55 मिलियन रह गई, यानी 640 से 369 पर आ गई है। वर्ष 2016-17 में भारत की 27.9% आबादी गरीब थी। ओके, थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद।